गिद्धगढ़ में जो है गिद्धों का आवास का क्षेत्र है और उसमें वाइट रम वल्चर काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। तो वाइट बैक वल्चर, वाइट रम वल्चर यहाँ पर बड़ी संख्या में पेड़ों के ऊपर है और कुछ पेड़ जो है वो खेतीहर जो किसान हैं उनके जो पेड़ बने हुए हैं उन पे रूस्टिंग करते हैं और वहाँ पर आराम करते हैं, काफ़ी समय तक बने रहते हैं। जब उनका भोजन ढूंढने का समय जाता है तब वो वहाँ निकल जाते हैं और वापस उन्हीं पेड़ों पर विश्राम करते हैं। तो चूँकि वो पेड़ जहाँ पर गिद्ध आराम करते हैं वो उनको वन विभाग की तरफ से ना काटने की सलाह दी गई है, लेकिन वो पेड़ जो है वो इतने ज़्यादा फैल करके बड़े आकार ले रहे हैं कि उन जो खेत है उसमें वो जाकर के उन खेतों के ऊपर उनका शेड आ रहा है, उनका जो छाया बन रही है, तो वो खेतों में उनकी फसल उतनी जो है वो नहीं उग पाती है। किसानों की तरफ से ये बहुत ही अच्छी बात है कि वो इसके लिए बहुत अवेयर हैं और जागरूक हैं कि हमें गिद्धों को संरक्षित करना है, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना, उन पेड़ों को नहीं काटते। परेशान तो कोई नहीं करता, परेशान उन्हें जैसे जहाँ उनका रहना है कोई कभी उनको नहीं छेड़ता। अच्छा, आराम से रहते हैं, कहीं भी जहाँ कुछ भी खाएं चुने। सर हम लोग सपोर्ट भी करते हैं खाने पिलाने में, तो ये पक्षी मरते हैं इनमें ये लोग सब पेट भर लेते हैं, इन सब पर कोई आपत्ति नहीं है सर। खिदमत का तो वो नुकसान वैसे भी नहीं करते हैं। पक्षियों की भूमिका बहुत ही ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण होती है क्योंकि जैव विविधता से हम समझ सकते हैं कि जिससे कई प्रकार के उसमें पेड़ पौधे सम्मिलित हैं। तो हमने देखा है कि कहीं भी पेड़ पौधे उग जाते हैं उसमें पक्षियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि वो बीज प्रकर्षण, परागण और भी जो हमारे क्षेत्र में जिसमें बायोडायवर्सिटी से संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो कार्य करते हैं संरक्षण से संबंधित। जैसे गिद्ध है वो अपमार्जन का काम करते हैं, कीट पतंगों को खा करके ये हमारी फसलों की सुरक्षा करते हैं और भी कई कार्य हैं जिसको हम पक्षियों की दृष्टि से देखें तो वो हमारे बायोडायवर्सिटी में प्रकृति चक्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो जो रात में जिनका प्रकृति में हमारे जो पक्षी हैं या ऐसे रात्रिकालीन जीव जिनको रात के समय अपना कार्य करना रहता है या पक्षियों को आराम का समय होता है, उस समय रात्रि में जलने वाली लाइट से उनकी जो है दैनिक क्रिया बाधित होती है। शहरों में जो बढ़ता हुआ कंक्रीट है उसकी वजह से हरियाली ना होने से उनके घोंसलों बनाने की जो जगह है घोंसले बनाने की वो भी नहीं प्राप्त हो पाती। तो इसका दुष्परिणाम हम देख रहे हैं कि कौवे हैं और जो हमारी जो हाउस स्पैरो जिसको हम गौरैया के नाम से जानते थे वो भी अब बिल्कुल शहरों में ना के बराबर दिखाई दे रही हैं। वहीं जो हम प्रकृति में एक महत्वपूर्ण जो था पक्षी जिसको गिद्ध हम जानते हैं उसकी लगभग 99% आबादी जो है वो खत्म हो चुकी है। विश्व स्तर पर जो है इसमें कई डार्विन इनिशिएटिव है, रॉयल सोसाइटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड है और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो हमारे देश की जो एक बहुत बड़ी संस्था है, इनके साथ मिलकर के एक बहुत ही बृहद परियोजना तैयार करी गई है। गिद्ध प्रजनन क्षेत्र बनाए गए हैं और गिद्धों को वहाँ पर जो दुर्लभ प्रजाति उनको रखा गया है और उनका जो है प्रजनन करा के उनकी संख्या को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं जो गिद्धों की जो सेंसस है यानी उनकी जो गणना की जा रही है, उनकी पहचान की जा रही है कि कहाँ कितने ज़्यादा हमारे पास गिद्धों की संख्या अब बच गई है, तो इस पर भी एक बहुत ज़्यादा कार्य किया जा रहा है। तो देश स्तर पर नहीं बल्कि विदेश स्तर पर भी इसके बहुत ही प्रयास किए जा रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से देख रहे हैं कि हम मौसम में जो अनियमितताएँ आ रही है हमारे आसपास, जैसे कि ठंड में भी हमें गर्मी का अनुभव हो रहा है। जहाँ ख़ास तौर से हम पक्षियों की बात करें तो पक्षियों में ग्लोबल वार्मिंग का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है क्योंकि हमारे भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कई जगहों पर ठंड में प्रवास करके जो है अधिक गर्म क्षेत्रों में पक्षी आते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जिन स्थानों पर जहाँ पर अत्यधिक ठंड पड़ती थी जो उनके नेटिव क्षेत्र थे, तो वहाँ पर वो जहाँ निवास करते थे वहाँ पर अभी इतनी स्थिति नहीं होती कि उनको वो क्षेत्र अत्यधिक ठंड के कारण छोड़कर आना पड़े। तो प्रवास के जो आने वाले पक्षी हैं उनकी संख्या में बहुत कमी आ गई है। कई पक्षी तो बिल्कुल नाम मात्र के लिए पक्षी आ रहे हैं जबकि उनके एक समय पे उनके हज़ारों के झुंड आते थे। तो हम देख रहे हैं कि सीधा असर पक्षियों की तरफ दिख रहा है। जो हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास जिन पक्षियों का आना होता था और वो प्रकृति में हमारे लिए बहुत अच्छा यहाँ पर काम करते थे, तो चूँकि देखने में आ रहा है कि प्रवास में भी अत्यंत कमी आई। क्योंकि नॉइज़ पॉल्यूशन से हम समझें तो जहाँ पर अभी हमारी गाड़ियों का शोर तो एक आम बात है चूँकि, लेकिन अब जब हम देख रहे हैं कि ध्वनि विस्तारक यंत्र बहुत सारे डीजे के साउंड होते हैं, या हम देख रहे हैं कि अभी कुछ जगहों पे हम लोगों ने देखा है कि मॉर्निंग वॉकर्स के लिए स्पेशली कुछ डीजे का साउंड और एरोबिक्स और बहुत सारे ऐसे जो एक्सरसाइज की टेक्निक है तो उसके लिए डीजे बजाया जाता है और वो उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पर पक्षियों का प्रवास के समय अधिक संख्या में आना होता था।
और चूँकि अधिक संख्या में प्रवास के समय वो आते थे और उन क्षेत्रों पे मॉर्निंग वॉकर्स के लिए या और दूसरे टूरिस्ट के लिए एक डीजे बजाया जाता है, या ऐसे क्षेत्र जहाँ पर प्राकृतिक क्षेत्र हैं लेकिन उनको टूरिस्ट के लिए अवेलेबल कराया गया, तो टूरिस्ट द्वारा बजाया गया जो साउंड है और लोगों का कोलाहल है, लोगों के शोर है, उससे जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस बढ़ रहा है। और ख़ास तौर से पक्षी बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो ज़्यादा भी शोर बर्दाश्त नहीं करते, तो वो जगह को छोड़ के पलायन कर जाते हैं और हो सकता है कि उनके बिहेवियर में भी काफ़ी चेंजेस आते हैं। ये जो छोटे छोटे से तालाब बनाए गए थे जो पक्षियों के लिए आवास का क्षेत्र थे, तो उन छोटे छोटे तालाबों में सुरखाब जैसे पक्षी आसानी से हमको देखने को उपलब्ध हो जाते थे। ये सुरखाब, जिनको दडी शेल्डक के नाम से जाना जाता है, काफ़ी सेंसिटिव बर्ड्स हैं, लद्दाख से आते हैं, छोटे छोटे पॉन्ड पे फूल पे आसानी से घूमते फिरते दिखाई देते थे। लेकिन बढ़ते हुए डिस्टर्बेंस से, प्रवास में आती हुई कमी से अभी हम देख रहे हैं कि जो विस्लिंग डक पीछे दिखाई दे रही है मेरे, तो विस्लिंग डक एक बड़ी संख्या में आती थी, हज़ारों की संख्या में, और ना केवल ठंड में बल्कि वो साल भर कुछ संख्या में बनी रहती थी। लेकिन अभी हम पिछले 1 वर्ष पहले से देख रहे हैं कि इनकी संख्या तो नाम मात्र के लिए रह गई है। और जो रेयर प्रकार की डक्स थी, जिसमें से मैंने देखा कि 15 से 16 प्रकार के बतख प्रजातियां आती थी, उनमें से कुछ 2-4 गिनतियों के प्रजाति के पक्षी हमको दिखाई दे रहे हैं जो बतख प्रजाति के। तो देखने में आ रहा है कि धीरे धीरे प्रवास की हालत बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक बनी हुई है। गिद्धों की हम बात करते हैं तो गिद्धों के कमी का सबसे बड़ा कारण जो विश्व स्तर पर प्राप्त हुआ है कि वो एक दवा है डाइक्लोफेनेक सोडियम, जो दर्द निवारक दवा के नाम से जाना जाता है। और ये दवा पशुओं में लगाई जाती थी, उनको वैक्सीनेशन करना है या दर्द के लिए उन्हें लगाई जाती थी, क्योंकि पशुओं की जो शव है उन पर ही गिद्ध उनका भक्षण करते थे, उनको फीड करते थे। तो ये जो दवा है वो पशुओं के मरने के बाद भी उनके शरीर में रहती थी, और जब गिद्ध उनको खाने की कोशिश करते थे तो उनके जो सॉफ्ट पार्ट हैं उनको वो खाने चालू करते थे, तो वो जो दवा है वो गिद्धों के शरीर में आती थी। गिद्धों के शरीर में आने के बाद भी वो उसका इफेक्ट गिद्धों पर डायरेक्टली पड़ा। पीएम किया गया, उनके पर निरीक्षण किया गया, तो पता गया कि इसका जो सबसे ज़्यादा डाइक्लोफेनेक सोडियम का असर जो है उनकी किडनी, लंग्स और उनकी श्वास नली पे पड़ता है और गिद्ध जो है उससे मर रहे हैं। और दूसरा एक और जो कारण उसका आया है कि इनके जो प्रजनन पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो प्रजनन पर प्रभाव इस प्रकार पड़ता है कि ये साल भर में एक ही अंडा देते हैं गिद्ध, और जब वो अंडा एक ही रहता है तो हम उनका जो वो है कि उनकी जो शैल है, आयक शैल, वो कवच पतला हो जाता है उस दवा के प्रभाव से, और जो आसानी से जो है वो जब तक एम्ब्रियो मैच्योर होता है उसके पहले ही वो ब्रेक हो जाता है शैल। तो इसलिए उनके जो एग का जो वो है मॉर्टेलिटी भी बढ़ती जा रही है, जिससे जो गिद्धों की संख्या है, जनसंख्या, वो बढ़ भी नहीं पा रही है। 2006 में जो है डाइक्लोफेनेक सोडियम पर बैन लगा करके, और जो मिलेक्सिकैम जो इसका अल्टरनेटिव ड्रग है उसको बोला गया है कि मार्केट में इसको यूज़ करें वेटनरी यूज़ के लिए। लेकिन डाइक्लोफेनेक सोडियम अभी भी पूरी तरीके से प्रतिबंधित होने के बाद भी वेटनरी शॉप पर मिल रही है। तो इस पर भी हमें पूरा तरीके से निरीक्षण किया जाना चाहिए, चाहे वो वेटनरी की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से हो, या एनजीओज़ की तरफ से हो, सरकार की तरफ से हो, कि वो अवेलेबल ना हो डाइक्लोफेनेक सोडियम। अभी फ़िलहाल के लिए तो ये सीधा असर देख रहे हैं कि जो प्रकृति में अपमार्जन का काम होता था, जो शव जो डिके होते थे, उनकी जो बैक्टीरिया अगर वातावरण में फैलेंगे तो उसमें कितनी प्रकार की बीमारियाँ फैलेंगी इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। क्योंकि कई बार जो कैरकैस होता था एनिमल का, उसको वो फीड करते हैं तो वो डिके होने से पहले ही वो खा लिए जाते थे। लेकिन अगर जब शव सड़ते हैं तो उनसे कई तरह के ऐसे बैक्टीरिया निकलते हैं जो कई तरह की नई बीमारियां भी हमारे उसमें आ सकती हैं। ओरछा के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर इनकी नेस्टिंग हो रही है, तो अभी उसको आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से जो केयर होती है तो उसमें सफाई कर देते हैं, तो उनके जो घोंसले हैं वो फेंक दिए जा रहे हैं। तो जहाँ प्राकृतिक रूप से गिद्ध है उनको वहीं संरक्षित करने की ज़रूरत है, ना कि हमें कृत्रिम रूप से उनका प्रजनन कराना।